दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष नए-नए वीडियोस आते रहें। दोस्तों, आज हम एक जजमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। वो जजमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ख़ासकर जो लोग 498A के जो केसेस में इन्वॉल्व्ड हैं, तो और उनके ऊपर साथ में एक सप्लीमेंट केस जरूर लग जाता है, वो जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का होता है, और एक इंटरिम मेंटेनेंस का भी केस जो है वो लगा दिया जाता है। जो मेंटेनेंस होता है 125 CRPC का जो मेंटेनेंस का केस है वो भी साथ लगा दिए जाते हैं। और मेंटेनेंस में कई मल्टीपल पिटीशंस हैं वो फाइल कर दी जाती हैं, और डोमेस्टिक वायलेंस की भी केस होता है, उसमें भी मेंटेनेंस की जो पिटीशन है वो भी साथ फाइल कर देते हैं, और 125 CRPC की भी मेंटेनेंस है वो भी फाइल कर देते हैं। तो एक तरफ क्रिमिनल केसों में इन्वॉल्व कर देते हैं और साथ में दूसरी साइड मेंटेनेंस भी चाहिए, वो भी फाइल कर देते हैं। तो अब मेंटेनेंस के ऊपर कई व्यूज़ आए हैं, किस तरीके की मेंटेनेंस होती है, और कई जजमेंट्स अभी एक हाल ही फिलहाल मतलब काफ़ी थोड़ा सा टाइम हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी, जो जजमेंट थी राजनेश वर्सेस नेहा एंड अनदर की। तो देखिए, इस पे काफ़ी यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट किया गया कि अब जो है ये हस्बैंड के फेवर में है ये जजमेंट, और हस्बैंड को जेल नहीं जाना पड़ेगा। अब मेंटेनेंस कई जगह ऐसे जो थंबनेल्स वीडियोस के ऐसे दिखाए जा रहे हैं कि अब मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है जो वीडियोस को प्रमोट करने के लिए भी कई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है। लेकिन अगर रियलिटी को अगर हम देखेंगे जजमेंट को, जब तक उसके कंटेंट्स को नहीं जानेंगे और कंटेंट्स में लिखा क्या है, क्या डायरेक्शंस आई हैं, उसका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो स्प्रेड जो जिस तरीके से की जा रही है, वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो हाइड अप हो जाती है। इसलिए जो भी कोई ऑर्डर आता है, जजमेंट आती है, उसके कंटेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है, और उस कंटेंट्स को में क्या अल्टरेशन आया है, किस तरीके का मॉडिफिकेशन किया गया है, और पिछली जो जजमेंट्स आई हैं उनमें क्या क्या जो फेरबदल हुआ है, और पिछली जजमेंट्स में लोगों ने क्या क्या मतलब जो पिछली जो लोअर कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उन्होंने क्या क्या ओपिनियंस दिए हुए हैं। जब भी कोई एपेक्स कोर्ट की जजमेंट आती है, वो जो कि है वो बाइंडिंग हो जाती है। अब ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ये रजनेश वर्सेस नेहा की, अगर आपके कोई मेंटेनेंस के केस अगर फाइल हो रहे हैं, या हो चुके हैं, जब पेंडिंग है, अगर डिस्पोज नहीं हुए हैं, किसी भी स्टेज पे है, तो अब जो है वो इसके जो जजमेंट के जो कंटेंट्स हैं वो आपके जो भी केसेस हैं उस पे एप्लीकेबल होंगे, और आप जो है वो इसी मतलब इस जजमेंट में जो एफिडेविट दिया गया है, इनकम एफिडेविट फॉर इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स लायबिलिटीज जो है वो फाइल करना जरूरी है, मस्ट है, मैंडेटरी है। पहले क्या होता था कि सिर्फ पिटीशन फाइल कर दी, 125 CRPC की पिटीशन फाइल कर दी, नोटिस इशू हो गया, वाइफ ने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन छुपाती थी, कहती थी कि जी मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, जब कर भी रही होती थी एम्प्लॉयमेंट, वो लिखती थी बहुत मेजर सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं है, और सारी लायबिलिटी हस्बैंड के ऊपर डाल देती थी कि हस्बैंड जो है वो मेंटेन करे, हस्बैंड जो है बच्चों का खर्चा दे, और मेरा भी जो पर्सनल खर्चा है वो भी दे, और अपनी इनकम जीरो दिखाती थी। तो सारा कुछ है हस्बैंड के ऊपर, हस्बैंड को ही प्रूव करना पड़ता था कि जो वाइफ है अर्निंग कर रही है। और फिर कई कोर्ट्स हैं वो इस अकॉर्डिंगली जजमेंट देती थी। कई स्टेटों में ऐसी कोर्ट्स भी हैं जो जजमेंट ये देती थी, चाहे वाइफ जितनी मर्जी अर्निंग कर रही हो, लेकिन हस्बैंड की मॉरल ड्यूटी बनती है वाइफ को मेंटेन करना। लेकिन काफ़ी अब चेंजेस आए उसके साथ साथ, और मॉडिफिकेशंस भी हुए मेंटेनेंस के केसेस में, और फिर अब वाइफ की इनकम को भी कंसीडर करना चालू कर दिया कि अगर जो वाइफ सक्षम है, एम्प्लॉयड है, कैपेबिलिटी है उसमें अर्निंग की, तो हस्बैंड की कोई लायबिलिटी नहीं बनती वाइफ को कुछ इनकम जो भी है देने की, जो मेंटेनेंस देने की। लेकिन कई अभी भी जगह जो है जो काफ़ी रिमोट एरियाज में है, वो अभी भी जो ट्रेंड बना हुआ था, तो इस जजमेंट के आने से जो है एक यूनिफॉर्मिटी आ गई है। क्योंकि ये जजमेंट जब आई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने तो ऑलरेडी ऐसे ही कुछ एक इस तरह का जजमेंट दिया हुआ था, 2 जजमेंट्स आई हुई थी इनकी,
तो ये दिल्ली हाई कोर्ट की जो जजमेंट्स थी वो एप्लीकेबल थी, लेकिन वो सिर्फ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स थी जो दिल्ली में रिसाइड करती हैं, मतलब सॉरी जो दिल्ली की जुरिस्डिक्शन में आती हैं। तो जितनी भी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स हुई, सेशन कोर्ट्स हुई, तो वो सिर्फ उनके ऊपर ही एप्लीकेबल थी। अब सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आ गई है, ये सारी अक्रॉस द कंट्री कहीं भी अब इंडिया के किसी भी कोर्ट में होगी, भी इस जजमेंट के जो डायरेक्शंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो फॉलो करनी होंगी। तो आइए हम इस जजमेंट को अब थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं और क्या डायरेक्शंस आई थी और वो केसेस में किस तरह से हेल्प हो सकता है, उस जजमेंट को थोड़ा सा बारीकी से जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये जजमेंट के कंटेंट्स हैं, ये आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। आजकल तो जितने भी जो कानून जो लीगल साइट्स हैं, तो उसमें काफ़ी रेडली अवेलेबल हो जाएगी ये जजमेंट। और इसके अगर कहीं भी सर्च करेंगे गूगल में या कहीं भी, तो आपको आसानी से लोकेट कर सकते हैं इस जजमेंट को। ये क्रिमिनल अपील 730 ऑफ 2020 की है और स्पेशल लीव क्रिमिनल 9503 ऑफ 2018 की जो जजमेंट थी। तो टाइटल जो होता है, कोई भी जजमेंट होती है उसका एक टाइटल होता है। पिटिशनर जो है वो रजनीश वर्सेस जो है नेहा एंड अनदर। तो ये इस जजमेंट के नाम से जो है वो मतलब जो है जो कोर्ट्स हैं वो भी डायरेक्शन देती हैं कि इसी जजमेंट की जो गाइडलाइंस है उसको कॉम्प्लाई किया जाए। तो देखिए जजमेंट में क्या था, देखिए जजमेंट को क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट्स में। पार्ट ए है जो ऑर्डर पास किया गया था, मींस जो अपीलेंट गए थे कोर्ट में, उन्होंने क्या जो रिलीफ मांगी थी वो उससे संबंधित है, जो कि सिर्फ उन्हीं पार्टीज, इन दोनों पार्टीज के बीच में एप्लीकेबल होगा। तो कॉमन जो केसेस हैं, पब्लिक है, उनके जो इनकी जो डायरेक्शंस है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन जो पार्ट बी है, अब देखिए पार्ट बी जो लिखा हुआ है, जनरल गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस, ये जो है ये सारे जितने भी कोर्ट्स हैं उस पर एप्लीकेबल होगा। तो जो पार्ट बी को भी 6 पोर्शंस में मतलब डिवाइड किया गया है। पहला पोर्शन है इशू ऑफ ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन, दूसरा है पेमेंट ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस, थर्ड है क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस, फिर आता है इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, फिर फाइनल डायरेक्शंस। तो ये तरह की 6 कंटेंट्स को डिवाइड किया गया है इसको। तो पहले हम पार्ट ए को इग्नोर कर देते हैं, पार्ट बी जो है जनरल गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते था क्या इसमें। मैं थोड़ा सा मार्किंग कर रखी है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अब देखिए पार्ट बी के ऊपर हम आते हैं। पार्ट ए को तो उन्होंने डायरेक्शंस दी थी, जो भी अपीलेंट थे वो जो गए थे उन्होंने जो भी रिलीफ मांगी थी वो तो उनको मिल गई थी। अब जो भी पार्ट बी में जो सामने आई है बात, हम पार्ट बी को एक बार देखते हैं। पार्ट बी में क्या था, देखिए पार्ट बी में यही लिखा था कि गाइडलाइंस, डायरेक्शंस और मेंटेनेंस। तो गाइडलाइन, डायरेक्शन और मेंटेनेंस पे क्या था, तो इन्होंने पहले कुछ कंटेंट्स को डिस्कस किया हुआ है। आर्टिकल 15 क्या कहता है, अब उसमें आया था इशू ऑफ ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन। तो इसमें भी कई जो हाई कोर्ट्स की जो ऑर्डर्स, मतलब जजमेंट्स आई थी, उन सबको डिस्कस किया गया था। अब फाइनल क्या निकल के आया, पहले हम उसमें जाते हैं। इन्होंने स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को डिस्कस किया, स्पेशल मैरिज एक्ट क्या कहता है, परमानेंट हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है, उसमें जो सेक्शन 24 है हिंदू मैरिज एक्ट का वो क्या डिफाइन करता है, जो परमानेंट एलिमोनी है वो क्या डिफाइन करती है। जितने भी स्टैट्यूटरी लॉज हैं उनकी जो कंटेंट्स को उन्होंने सारा डिस्कशन किया। अब इनकी जो गाइडलाइंस आई हैं, जो इशू ऑफ दी जो ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन की, उसमें हम देखते हैं क्या क्या बताई, गाइडलाइंस बताई उन्होंने। काफ़ी 66 पेज की जो जजमेंट है ये टोटल। तो और ये डोमेस्टिक वायलेंस के भी जो प्रोविजंस है उसको भी डिस्कस किया है। और अब हम इसमें चलते हैं आगे, थोड़ा बढ़ते हैं। काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं, सारे सेक्शंस को डिस्कस किया। अभी इन्होंने ये बताया था कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स ऑफ ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन। तो जो कॉन्फ्लिक्टिंग जो जजमेंट्स हैं, मतलब जो कई कोर्ट्स ने कुछ बता रखा था, कई कोर्ट्स ने कुछ बता रखा था, उन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को भी इस जजमेंट ने रिजॉल्व कर दिया। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे प्रोग्रेस करते हैं। हाँ देखिए, अब ये आते हैं डायरेक्शंस ऑफ ऑन ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन। अब जो ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या हुआ, पहले देखिए। अब जनरली क्या होता है, मेंटेनेंस का केस होता है, हरास करने के लिए हस्बैंड को के ऊपर मल्टीपल मेंटेनेंस के केसेस लगा दिए जाते हैं। जैसे 125 सीआरपीसी का केस है, चलो ये भी लगा दो। डोमेस्टिक वायलेंस केस है, चलो ये भी लगा दो। और फिर हस्बैंड ने डाइवोर्स पिटीशन डाली है, चलो इसमें 24 HMA का भी लगा दो। तो मीन्स मेंटेनेंस तीनों तरफ से पैसा आना चाहिए, बस ये टारगेट रहता है कि जो भी केसेस लगाने। और जब भी केस फाइल किया जाता था उसमें कभी ये नहीं बताया जाता था कि
मैंने मेरा जो पहले कोई मेंटेनेंस अवार्ड हुई भी है कि नहीं हुई है, तो कोर्ट को गुमराह किया जाता था, मिसलीड किया जाता था पार्टी की तरफ से। एक तो पहले तो वैसे ही मिसलीड करते थे कि जी हमारी तो कोई इनकम ही नहीं है, हम तो अनएम्प्लॉयड हैं, घर में बैठे हुए हैं। चाहे वो जॉब कर भी रही होती थी तब भी अपनी कंसीलमेंट ऑफ जो फैक्ट्स हैं वो भी बताती थी, कहाँ जॉब कर रही है, किस डेजिग्नेशन पे काम कर रही है, कोई कंटेंट्स था कुछ नहीं मेंशन करते थे। सिर्फ ताकि हस्बैंड के ऊपर ज्यादा से ज्यादा उसकी जो सैलरी है या जो भी अर्निंग है उसको जो है उसके ऊपर ऑर्डर आए, ताकि उसको जो फंडिंग हो जाए, इतनी अमाउंट की जो मेंटेनेंस है वो देनी है। नहीं देंगे तो फिर उसके ऊपर जो एग्जीक्यूशन पिटीशंस फाइल कर दी जाती थी ताकि वो जेल हो जाएगी उसको, नहीं तो फिर वो कहीं से ला के वो देता था। तो इसमें अलग अलग के कोर्ट, और सबसे बड़ी बात ये होती थी डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है वो चलता है मजिस्ट्रेट कोर्ट में, और 125 का जो जहाँ फैमिली कोर्ट्स नहीं बनी थी वो भी मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में चलता है। अब तो फैमिली कोर्ट्स आ गई हैं तो फैमिली कोर्ट्स में चल रहा है। और अगर कोई डिवोर्स की पिटीशन थी वो एडीजे की कोर्ट में होती थी या फैमिली कोर्ट, तो तीन कोर्ट्स में अलग अलग चल रहा होता था मैटर, और हस्बैंड को तीनों साइड से बेयर करना पड़ता था। तो इतनी पिटीशंस, इतने केसेस होते थे कि परेशानी तो आती थी। अब देखिए ये बताया, अब इन्होंने कोर्ट ने डायरेक्शंस दी है, कोर्ट ने डायरेक्शंस दी है कोई भी अगर लेडी पिटीशन फाइल करेगी, देखिए क्या लिखा उन्होंने, इफ मेंटेनेंस इज अवॉर्डेड बाय द वाइफ इन प्रीवियस इंस्टीट्यूटेड प्रोसीडिंग्स। मान लीजिए किसी लेडी ने केस फाइल किया है 125 सीआरपीसी का, अगर उसमें उसको मेंटेनेंस अवार्ड हो गई है तो फिर क्या, अगर डोमेस्टिक वायलेंस केस में उसको मेंटेनेंस चाहिए या 24 HMA के अंदर मेंटेनेंस चाहिए, अब ये क्या लिखा है, शी इज अंडर द लीगल ऑब्लिगेशन। देखिए ये वर्ड देखिए, शी इज अंडर द लीगल ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज द सेम इन अ सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स फॉर द मेंटेनेंस which may be filed under another enactment। अब क्या हो गया देखिए, अब ये आगे लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब अब उसको कंपलसरी है, डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसको। अगर वो पिटीशन में नहीं लिखती है तो फिर उसके लिए जो है क्या प्रोविजंस हैं वो अलग मैटर करते हैं, लेकिन अब जो भी है पिटीशन फाइल करेंगी उनको जो है अपनी जो मेंटेनेंस की जो भी पिटीशन होगी उसको अंडर लीगल ऑब्लिगेशन आपने पैराग्राफिकली लिखना पड़ेगा कि ये मैंने केसेस फाइल किए हुए हैं, इसमें इतनी मेंटेनेंस मुझे ऑलरेडी अवार्ड हो चुकी है। तो लिखा है साथ में क्या लिखा है, while deciding the quantum of the maintenance of the subsequent proceedings, the civil court, family court shall take into account the maintenance awarded in any previous instituted proceeding। अब यहाँ पे देखिए वर्ड क्या लिखा हुआ, सिविल कोर्ट और फैमिली कोर्ट शैल टेक, मीन्स अब उनकी डिस्कशन नहीं आ गई है, कोर्ट की भी कोई डिस्कशन नहीं आ गई, क्योंकि शैल वर्ड यूज हो गया, मीन्स अब कोर्ट को, निचली कोर्टों को भी देखना ही है कि ये जो मेंटेनेंस जो है वो अवार्ड जो है ऑलरेडी हो चुकी है, तो शैल वर्ड यूज हो गया। अब कोर्ट की कोई डिस्कशन नहीं है कि नहीं वो केस अलग था तो उसमें अवार्ड हो गई, अब ये केस अलग है तो इसमें भी हम अलग अवार्ड कर देते हैं। तो पहले अब कोर्ट को उस जो भी मेंटेनेंस अवार्ड दिया उसको कंसिडर करना होगा। और फिर लिखा है कि डिटरमाइन द मेंटेनेंस जो है पेबल टू दी क्लेमेंट, जो भी जितनी भी मेंटेनेंस है उसको क्लेमेंट को जो डिसाइड करने से पहले वो देखना होगा। अब यहाँ पे एक और वर्ड लिखा हुआ है देखिए, वी डायरेक्ट इन ए सब्सिक्वेंट मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स द एप्लीकेंट शैल डिस्क्लोज द प्रीवियस मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स एंड ऑर्डर्स पास देयरिन। आप देखिए डायरेक्शंस आ गई हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की, जितनी भी सब्सिक्वेंट मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स होंगी वो सब पे उसको लिखना पड़ेगा कि क्या स्टेटस है उस मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स का, और शायद डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कितनी मेंटेनेंस की आपने प्रोसीडिंग डाल की है, सो दैट आगे क्या वर्ड लिखा, सो दैट कोर्ट वुड टेक इनटू कंसीडरेशन, कोर्ट कंसीडर करेगी एंड मेंटेनेंस ऑलरेडी अवार्डेड इन द प्रीवियस प्रोसीडिंग। मान लीजिए ऑलरेडी मेंटेनेंस अवार्ड हो गया तो फिर दूसरी जो केस है उसमें मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। तो जो भी है बहुत अगर मेजर हुई है तो थोड़ा सा बढ़ा भी सकती है, तो ये लिखा है ऑलरेडी अवार्डेड इन द प्रीवियस प्रोसीडिंग एंड ग्रांट एंड एडजस्टमेंट और सेट ऑफ दी सेट अमाउंट। ऑलरेडी ज्यादा अवार्ड हो गया तो फिर कह देगी कम इसमें से डिडक्ट कर लो, मतलब जो सेट ऑफ कर देगी करने को कहेगी या फिर एडजस्ट करने को कहेगी। इफ द ऑर्डर पास इन द प्रीवियस प्रोसीडिंग्स रिक्वायर्ड एनी मॉडिफिकेशन और वेरिएशन द पार्टी वुड रिक्वायर टू मूव द कंसर्न कोर्ट इन द प्रीवियस प्रोसीडिंग्स। अब मान लीजिए ऐसे नहीं कि अब ये 125 का जैसे कोई मुकदमा डाल दिया उन्होंने और फिर साथ में डोमेस्टिक वायलेंस का भी डाल दिया और साथ में 24 HMA का भी डाल दिया, अब वो कहते हैं कि नहीं जी मेंटेनेंस जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है, कम है, थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। अब दूसरी कोर्ट में नहीं जाना होगा, उसी कोर्ट में जाके उसको जो भी मॉडिफिकेशन कराना है, मान लीजिए उसको एम्प्लॉयमेंट भी हो गई है, मिल गई है, तो अगर कहती है कि हाँ मैं एम्प्लॉयड हो गया, मुझे मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, तो उसकी पिछली कोर्ट में जाके अपनी जो मेंटेनेंस है उसको मॉडिफाई कराना पड़ेगा, कि लिखना पड़ेगा कि अब मेरे को बहुत पैसा आ गया, जब मॉडिफिकेशन जब मैं अर्निंग होगी स्टार्ट कर ली है मैंने,
तो मुझे मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, तो उस कोर्ट में जाके अपनी मेंटेनेंस को ऑर्डर को मॉडिफाई करवा सकती है। अब देखिए, अब ये था जो ये तो था इशू ऑफ द ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन का। अब ये सेकंड जो पोर्शन है वो डिस्कस किया गया है पेमेंट ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस। अब देखिए, इंटरिम मेंटेनेंस क्या होती है? जब भी कोई पेंडिंग पड़ा होता था, एक इंटरिम मेंटेनेंस की भी पिटीशन फाइल कर दी जाती थी कि जब तक पेंडिंग चल रहा है, क्योंकि अब मेंटेनेंस के केस सालों साल तक पेंडिंग रहते हैं, कईयों के तो 10-10 साल से भी ऊपर हो गए, और 8-8 10 साल 5 साल तो मिनिमम मान के चलिए रहते ही है मेंटेनेंस के। और फिर क्या है कि कुछ हेयरिंग्स में अंदर जब केस पेंडिंग होता है, एविडेंस से पहले एक कोर्ट है इंटरिम मेंटेनेंस भी अवार्ड कर देती है। अब इंटरिम मेंटेनेंस के ऊपर क्या डायरेक्शन चाहिए उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा मैंने मार्किंग कर दी थी, उस मार्किंग में आप देख सकते हैं। देखिए, अब जो है दोनों पार्टीज को, जो भी पार्टीज हैं, हस्बैंड भी वाइफ, उनको एक एफिडेविट देना होगा। एफिडेविट किसका होगा? एफिडेविट्स ऑफ द डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो कि इस जजमेंट के इंक्लोजर 1 और 2 पार्शन में अटैच्ड है। तो हम उस जो डिटेल एफिडेविट है वो किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो ब्रीफ है उसके ऊपर हम थोड़ा सा पोर्शन है उस पर जानने की कोशिश करते हैं। ये लिखा था एफिडेविट ऑफ द डिस्क्लोजर ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो है इंक्लोजर 1 और 2 में जजमेंट में डिसाइड किया हुआ है। और साथ में एक इंक्लोजर 3 भी बनाया गया था, क्योंकि एक स्पेशल केस रखा गया था मेघालय का, क्योंकि मेघालय में अब उनके लिए बनाया गया इंक्लोजर नंबर 3 के लिए एफिडेविट बनाया गया, क्योंकि मेघालय में क्या होता है कि जहाँ पे मैट्रिलिनियल सोसाइटी होती है, और उसमें क्या होता है कि जो भी प्रॉपर्टी की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो यंगेस्ट डॉटर की कस्टडी में रहती है प्रॉपर्टी। तो इसको ध्यान में रखते हुए मेघालय स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने अपना एक एफिडेविट बताया है जो जजमेंट के लिए, मतलब जो जजमेंट में लगाया गया वो है इंक्लोजर नंबर 3 पे। लेकिन उम्मीद है मेजॉरिटी लोग जो मेघालय में नहीं रहते हैं तो उनके ऊपर एफिडेविट जो है इंक्लोजर नंबर 1 या 2 का एप्लीकेबल होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, एफिडेविट के डिटेल में ना जाके हुए पहले उस पर जानते हैं कि क्या है इस चीजों में। तो अब ये चीज बताई थी कि एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट बना दिया है एफिडेविट ऑफ द डिस्क्लोजर ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स में फाइल किया जाएगा। तो एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट है, जो भी केस होगा 125 का, डोमेस्टिक वायलेंस का या 24 HMA का, तो इसी फॉर्मेट में अब वो है सारी कोर्ट्स में, इंडिया की जितनी भी कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हुई, सेशन कोर्ट्स हुई या फैमिली कोर्ट्स हुई, जहां पे भी जितनी भी कोर्ट्स हैं उन सब पे ये एफिडेविट है वो एप्लीकेबल होगा। तो हम इसके कंटेंट्स को एक बार देखते हैं क्या था। अब ये लिखा है कि एफिडेविट ऑफ द डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी जो है वो शैल बी फाइल्ड बाय द पार्टीज इन ऑल मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स इंक्लूडिंग पेंडिंग प्रोसीडिंग्स। मान लीजिए अभी कोई जजमेंट आई नहीं है, जैसे कई कोर्ट्स में अभी कई सालों से मैटर पेंडिंग पड़ा हुआ, अभी फाइनल ऑर्डर नहीं भी आया हुआ है, तब भी कोर्ट कहेगी कि आप हस्बैंड को भी और वाइफ को भी दोनों को एफिडेविट जो है इनकम का और जो डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का देना होगा। अब ऐसे नहीं कि अब वाइफ कहती है कि मैं नहीं दूंगी, उसको भी देना पड़ेगा इस केस। तो ये हस्बैंड के लिए अच्छी बात है, क्योंकि जो मेजॉरिटी थी वाइफ थी वो झूठ बोलती थी, वो कहती थी मैं तो अर्निंग कर ही नहीं रही हूँ, अनएम्प्लॉयड हूँ, या अपनी अर्निंग को छुपाती थी। तो अब से ये हो गया है कि वाइफ को भी अपना जो मेंटेनेंस का जो क्लेम करने के लिए एक अपनी भी एक एफिडेविट देनी होगी। वो एफिडेविट पहले वाइफ को देनी होगी, क्योंकि वो एप्लीकेंट है, पिटिशनर है। हस्बैंड को बाद में देना होगा, लेकिन पहले वाइफ को देना होगा। लेकिन ये क्या लिखा है, शैल बी फाइल्ड बाय अदर पार्टीज इन ऑल द मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स इंक्लूडिंग दी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स। पेंडिंग में अभी फाइनल ऑर्डर नहीं भी आया है, वो भी कोर्ट्स को आप जजमेंट लिखने से पहले दोनों पार्टी से लेना पड़ेगा। क्यों नहीं लेते, करती हैं कोर्ट्स ऐसे, तो इसी ग्राउंड पे आप अपील या रिवीजन जो भी होता है वो फाइल कर सकते हैं कि नीचे की कोर्ट्स ने एफिडेविट मांगा ही नहीं है। तो अब 99.99% सारी कोर्ट्स मांग रही हैं जितनी भी है पेंडिंग प्रोसीडिंग्स बिफोर दी फैमिली कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, एज द केस मे बी थ्रू आउट द कंट्री, पूरे कंट्री में कहीं भी हो। ऐसे नहीं कि जो रिमोट एरिया है वहां नहीं एप्लीकेबल होगा, सारी जगह नोटिस जा चुका है। सारी कोर्ट्स अब कोरोना जैसे फिजिकल हियरिंग जब जगह कई जगह स्टार्ट हो चुकी है, कई जगह नहीं भी हुई होगी, वैसे तो अक्रॉस द इंडिया सब जगह चालू हो गई है। तो अब सबको ऊपर ये नोटिस आ गया है कि उन सबको ये जितनी भी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स हैं, जो पेंडिंग नहीं भी है, जिन्होंने अभी इनिशिएट कर रहे हैं और जिनके अभी केस लगने वाले हैं, वो भी भला ध्यान रख लें कि उन वाइफ को भी अब जो है मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स में जो है पहले अपनी एफिडेविट देनी होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है,
applicant making claim for maintenance will be required to file a concise application. एक एप्लीकेशन तो फाइल करनी होगी, साथ में क्या लिखा है, accompanied with the affidavit of the disclosure of assets. जो भी उसकी संपत्ति है वो सारी की सारी एफिडेविट में लिखनी पड़ेगी. एफिडेविट जो होता है वो ओथ में होता है, तो वही जो ओथ में जो चीज ली जाएगी वो कोर्ट में डाला जाएगा, तो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड माना जाएगा. अब झूठ नहीं लिख सकती, लिखेंगी तो वो फंसेंगी. तो साथ में लिखा है रिस्पोंडेंट मस्ट सबमिट द रिप्लाई along with affidavit of disclosure within the maximum period of 4 weeks. मान लीजिए वाइफ ने दे दिया एफिडेविट, अपनी डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स दे दिया. अब उसके बाद क्या है, रिस्पोंडेंट को भी रिप्लाई देना तो देना ही होगा, और साथ में जो है साथ में उनको भी अपना जो एफिडेविट है वो देना होगा, जो कि 4 हफ्ते के अंदर मींस 1 महीने के अंदर दे सकते हैं. साथ में ये भी लिखा है द कोर्ट में नॉट ग्रांट मोर देन 2 अपॉर्चुनिटी फॉर द सबमिशन ऑफ द एफिडेविट ऑफ द डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी टू द रिस्पोंडेंट. तो 2 अपॉर्चुनिटी से ज्यादा कोर्ट है वो नहीं देगी. एडजॉर्नमेंट मान लीजिए वाइफ ने दे दिया, नेक्स्ट डेट पे हस्बैंड को कहा कि आप अपना एफिडेविट दो, तो एक एडजॉर्नमेंट हो गई, नहीं दिया हस्बैंड ने, तो दूसरी एक और एडजॉर्नमेंट दे सकती है कि मैक्सिमम 2 एडजॉर्नमेंट देगी, कहेगी कि आप अपनी एफिडेविट है, जो हस्बैंड को कहेगी कि आप अपना एफिडेविट है वो दीजिए. आगे साथ में आगे क्या लिखा है, if the respondent delays in filing the reply with affidavit and seeks more than 2 adjournment for this purpose, the court may consider the power. अब ये कि कोर्ट में लिखा हुआ है, साथ में may, तो कंपलसरी नहीं है. कुछ अगर ग्राउंड बन जाता है कि जैसे बीमार हो गए, कोरोना हो गया, या कोई चीज ऐसे हो गई, तो वो चीज एक्सेप्शनल है. लेकिन लिखा है कि अगर 2 adjournment से ज्यादा हो जाती है, नहीं देता है हस्बैंड, तो फिर कोर्ट की पावर है, may कंसिडर लिखा है कि टू स्ट्राइक ऑफ द डिफेंस. जो डिफेंस होगा उसको जो रिस्पोंडेंट का वो स्ट्राइक डाउन कर देगी. अगर कंडक्ट है कि जानबूझ के नहीं दे रहा है, बिल्कुल ही डिले करने के लिए नहीं दे रहा है, तो फिर उसका डिफेंस है वो कट जाएगा, स्ट्राइकिंग ऑफ डिफेंस हो जाएगा. और फिर साथ में ये लिखा है ऑन द फेलियर टू फाइल द एफिडेविट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम द फैमिली कोर्ट मे प्रोसीड टू डिसाइड द एप्लीकेशन ऑफ द मेंटेनेंस ऑन द बेसिस ऑफ द एफिडेविट फाइल्ड बाय द एप्लीकेंट एंड द प्लीडिंग्स ऑन रिकॉर्ड. मान लीजिए हस्बैंड अगर कल को नहीं देते हैं, तो एफिडेविट जो वाइफ ने दिया है और जो वाइफ ने अपनी जो पिटीशन डाली है उसके बेस आधार पे ही जो मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग्स है वो स्टार्ट हो जाएंगी, और उसी पर डिसीजन जो हो जाएगा. आगे एक और पॉइंट आप देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट है ये लिखा है अगर इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट विद रिगार्ड्स टू डिक्लेरेशन मेड इन एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर, द एग्रीवेड पार्टी मे सीक परमिशन ऑफ द कोर्ट टू सर्व द इंटेरोगेटरीज एंड सीक प्रोडक्शन ऑफ द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द अपोजिट पार्टी अंडर ऑर्डर 11 ऑफ सीपीसी. इसके लिए आपको सीपीसी जानना बहुत जरूरी है. देखिए सीपीसी का जो प्रोविजन है उसमें एक ऑर्डर 11 को अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर 11 में एक इंटेरोगेटरीज के ऊपर बता रखा है कि पावर टू फाइल द इंटेरोगेटरीज. तो एक जो इंटेरोगेटरीज है वो ऑर्डर 11 के अंदर डिफाइंड है. तो मान लीजिए कुछ आप पूछना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट मान लीजिए वो छुपा रही है, अपनी प्रॉपर्टीज छुपा रही है, या कोई चीजें इंफॉर्मेशन छुपा रही है, तो आप एक इंटेरोगेटरीज फाइल कर सकते हैं. जो ये कमर्शियल कोर्ट की इंटेरोगेटरीज है. देखिए सीपीसी को जानना बड़ा जरूरी है. सिविल प्रोसीजर कोड कहते हैं इसको. ये भी आप आसानी से बेयर एक्ट होता है मिल जाएगा, नहीं डाउनलोड कर लीजिए, काफी साइट्स में अवेलेबल है. ऑर्डर 11 है, ये सीपीसी का कहता है डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन. तो डिस्कवरी बाय इंटेरोगेटरीज, कोई भी चीज आप जानना चाहते हैं तो आप एक सेट ऑफ एक एप्लीकेशन मूव कीजिए, साथ में एक अपनी एक इंटेरोगेटरीज जो है वो फाइल कीजिए, कि ताकि वो बाइंडिंग हो जाएगी जो वाइफ है इंटेरोगेटरीज का रिप्लाई देने के लिए. तो इसके लिए लेकिन लीव ऑफ द कोर्ट लिखा हुआ है यहाँ पे. एक चीज को ध्यान लीजिए, लीव ऑफ द कोर्ट. हो सकता है कोर्ट अलाउड ना करे आपको कि इंटेरोगेटरीज नहीं मतलब अलाउड की जा सकती है इसमें. तो इसके लिए हाँ जी, तो इसके लिए डिस्कवरी बाय द इंटेरोगेटरीज है, तो वो इसके लिए आप इसको फाइल कर सकते हैं. इंटेरोगेटरीज भी आप अपने साथ है जो एप्लीकेशन के साथ है वो फाइल कर सकते हैं. साथ में लिखिए द एग्रीवेड पार्टी मे सीक परमिशन ऑफ द कोर्ट टू सर्व इंटेरोगेटरीज एंड सीक प्रोडक्शन ऑफ द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम द अपोजिट पार्टी. अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का कोई दस्तावेज है जो मांगना चाह रहे हैं, तो वो आप इससे जो है उससे इंटेरोगेटर्स लगा के आप उसमें से सवाल है वो पूछ सकते हैं. कई क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहले एक दफा मैं देख लूं इन क्वेश्चंस को क्या है. तो
ये लिखा है कि सर अभी जो एफिडेविट में फाइल करने में उसमें भी वाइफ झूठ बोले। देखिए उसमें 340 सीआरपीसी आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं अगर कोई एफिडेविट कोई फाइल करता है, मतलब झूठा एफिडेविट जो है वो फाइल कर सकता है। आप बताएं कि इंफॉर्मेशन बच्चे की मेंटेनेंस के बारे में 25,000 मांगा हुआ है तो काउंटर केस कर सकते हैं। देखिए काउंटर केस का तो अभी छोड़िए, अभी आप पहले अपना डिफेंस है वो रखिए। अपना काउंटर बेशक आप बाद में कर सकते हैं, काउंटर तो आपका राइट बनता है, लेकिन पहले जो मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग है उसके ऊपर थोड़ा डिफेंस कीजिए। ठीक है, अब हम फिर से वापस चलते हैं उसमें। हाँ जी, तो फिर अब ये लिखाया था कि ऑन फाइलिंग ऑफ एफिडेविट द कोर्ट में इन्वोक द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 10 ऑफ सीपीसी एंड 165 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। मींस कोर्ट के पास पूरी पावर होगी कि वो क्वेश्चन भी पुट अप कर सकती है आदमी से कि तो कि आप उस क्वेश्चन का बाइंडिंग होगा, वो जो व्यक्ति से जो भी क्वेश्चन पुट अप करती है तो उससे आप ऑर्डर 10 और सीपीसी या 165 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत भी कुछ क्वेश्चन पुट अप कर सकती है और उससे जो है रिप्लाई ऑन रिकॉर्ड में ले सकती है। तो लिखा है आगे, देखिए आगे क्या बताया, द पार्टी मे सबमिट एन अमेंडमेंट और सप्लीमेंट्री एफिडेविट। मान लीजिए प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, मीन इस दौरान अगर किसी की नौकरी चली गई, चलिए लिखा है कि इन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स there is change in the financial status of any party or there is a change of any relevant circumstances or some new information come to light, the party may submit an amended or supplementary affidavit। पार्टी चाहे तो वो अपना एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट भी फाइल कर सकती है। मान लीजिए किसी की जॉब चली गई, जैसे कई अब रिसेशन का टाइम हुआ है और कईयों की जॉब चली गई, अब उस वक्त अर्निंग ज्यादा थी, अब अर्निंग खत्म हो गई है, तो चेंज इन सर्कमस्टांसेस प्रोसीडिंग्स के दौरान ही हुआ है, तो वो आप एक सप्लीमेंट्री कोर्ट से परमिशन लेके जो है वो एक अपना सप्लीमेंट्री एफिडेविट दे सकते हैं। साथ में एक और चीज लिखी है, इफ फॉल्स स्टेटमेंट्स एंड मिसरिप्रेजेंटेशंस आर मेड द कोर्ट में कंसीडर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 340 सीआरपीसी एंड फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। तो अब कोई भी प्रोसीडिंग्स है वो अगर कोई झूठी इंफॉर्मेशन लिख रहा है, झूठी स्टेटमेंट दे रहा है, तो उसके ऊपर इनिशिएट जो 340 सीआरपीसी की जो प्रोसीडिंग्स है वो स्टार्ट की जा सकती हैं। कोर्ट सुओ मोटा भी कर सकती है और कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है वो भी। लेकिन यहाँ पर आप एक और चीज लिखी है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ बीपीएल के जो लोग हैं उनको छूट दी गई है कि जो भी कैजुअल वर्कर्स हैं, मजदूर हुए, जब मजदूर तबका हुआ, उनको जिनको खाने को रोटी नहीं है वो कहाँ से एफिडेविट देंगे, तो जाहिर है। तो ये लिखा है द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग एफिडेविट वुड बी डिस्पेंस्ड विद, उनको एफिडेविट देने की छूट दी गई है। और साथ में ये लिखा है कि इंटरिम मेंटेनेंस का जो ऑर्डर है वो 4 से 6 हफ्ते के अंदर ही डिसाइड हो जाएगा आफ्टर फाइलिंग ऑफ द आफ्टर एफिडेविट और डिस्क्लोजर हैव बीन फाइल्ड बिफोर द कोर्ट। जो एफिडेविट की दोनों पार्टी दे देती हैं उसके बाद 4 से 6 हफ्ते तक जो है वो डिसाइड हो जाएगा। अब देखिए अगला पोर्शन जो है वो डिसाइड किया गया है, क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस। तो कोर्ट ने कहा कि इतनी भी नहीं कम होनी चाहिए और इतनी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि अगले जो स्पाउस को पनिश किया जा सके। मान लीजिए इतनी अवॉर्ड कर दी, हस्बैंड की इनकम ही नहीं है, इससे ज्यादा एक तो आप पनिशमेंट कर रहे हो एक किस्म से। तो अगर ये क्या कि अगर एप्लीकेंट एजुकेटेड है, प्रोफेशनल क्वालिफाइड है, इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है और जो इसका क्या लाइफस्टाइल था, वो पहले एम्प्लॉयड थी मैरिज से पहले, और जो वाइफ को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी कि बच्चे के लिए या फैमिली को नर्चर करने के लिए, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो है वो देखे जाएंगे। रिजनेबल कॉस्ट ऑफ द लिटिगेशन फॉर द नॉन वर्किंग वाइफ। तो देखिए ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके ही बताया गया है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है हस्बैंड की, हस्बैंड का भी देखा जाएगा कि एप्रोप्रिएट मेंटेनेंस क्या, पहले उसकी भी कितनी लायबिलिटीज हैं, ठीक है, ओन मेंटेन क्या, वो अपनी भी मेंटेन, हस्बैंड को अपने लिए भी चाहिए मेंटेनेंस, उसके जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स हैं जैसे जो फादर हुए, मदर हुए, या फिर अनमैरिड सिस्टर हुई, ये सारी चीजें लायबिलिटीज आती हैं सबको, वो भी देखा जाएगा। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है हस्बैंड का, और फिर स्पायरिंग इन्फ्लेशन रेट्स। अब ऐसे नहीं कि आप वो शहर में रह रहे हैं तो नेचुरल इन्फ्लेशन रेट्स, मतलब सॉरी इन्फ्लेशन जो रेट्स हैं वो हाई होंगे और कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई होगी। तो और कोई सोर्स नहीं है, तो बल्कि साथ में ये भी लिखा है कि अगर हस्बैंड की कोई इनकम नहीं है तो उसे अब्सॉर्व नहीं किया जाएगा कि
मॉरल ड्यूटी की वाइफ को मेंटेन करेंगी। तो अगर वो एबल्ड पर्सन है और क्वालिफाइड है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो भी उसको मेंटेनेंस देनी होगी। खैर ये तो पहले भी था, डिसाइड किया गया था इसमें। आगे चलते हैं हम इसमें। अब देखिए मेंटेनेंस ऑफ द माइनर चिल्ड्रन। अब इस पॉइंट पर बड़ा गौर कीजिए। अब क्या था, लायबिलिटी सिर्फ जो बच्चों की थी वो सिर्फ फादर की नहीं है, अब मदर को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो अब ये लिखा है एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ द चिल्ड्रन मस्ट नॉर्मली borne by the father if the wife is working and earning sufficiently the expenses may be shared proportionally between the parties। तो दोनों की इनकम को कंसीडर करके ही जो भी है वो भी उसकी इनकम को भी कंसीडर किया जाएगा, ताकि जो प्रोपोर्शनेट है, मान लीजिए वाइफ है ज्यादा कमा रही है और हस्बैंड कम कमा रहा है, तो मान लीजिए वाइफ 1 लाख कमा रही है और हस्बैंड 50,000 कमा रहा है, तो 2:1 के साथ से प्रोपोर्शनेट की जाएगी इनकम को। तो उसी हिसाब से जो भी बनती होगी, जो भी इनकम बच्चे के लिए मेंटेनेंस की बनती होगी, तो 2 पोर्शन जो है वाइफ को देना होगा, 1 पोर्शन है हस्बैंड को देना होगा। इन केस हस्बैंड की, और अगर दोनों 50,000 कमा रहे हैं तो 1:1 हो जाएगा इसमें से। तो इस हिसाब से जो है जो बच्चों के लिए भी मेंटेनेंस के लिए अवार्ड किया गया है। आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब डायरेक्शंस के ऊपर आते हैं। फाइनल जो डायरेक्शंस है उसके ऊपर हम देखते हैं फाइनल डायरेक्शंस क्या थी जजमेंट में, उस पर देखते हैं। देखिए इशू ऑफ ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन है वो तो पहले से डिस्कस किया जा चुका है कि आप वाइफ को कंपलसरी है डिस्क्लोज करना है अपनी जो प्रीवियस प्रोसीडिंग्स जो भी फाइल है और जो भी केसेस का स्टेटस है वो बताना होगा। और पेमेंट ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस के बारे में पहले डिस्कस किया जा चुका है। जो भी एफिडेविट है इंक्लोजर्स में अटैच करके देना होगा, इंक्लोजर 1 और इंक्लोजर 2 के अंदर, और जो भी मेंटेनेबल होगा एफिडेविट देना होगा। अब लिखा है एनफोर्समेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। तो देखिए ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस जो होगा वो मनी डिग्री की तरह लिखा होगा यहाँ पे। सेक्शन 26 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, 128 ऑफ सीआरपीसी जो भी होगा एप्लीकेबल होगा, 28 हिंदू मैरिज एक्ट है वो भी एप्लीकेबल होगा जो भी होगा। और साथ में लिखा है द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस मे बी इन्फोर्स्ड एज ए मनी डिग्री ऑफ सिविल कोड एज पर द प्रोविजंस ऑफ सीपीसी, मोर पर्टिकुलरली 51, 55, 58, 60 ऑफ द ऑर्डर 21। ऑर्डर 21 जो सीपीसी का जो बता रहा है उसी हिसाब से ये एग्जीक्यूट किया जाएगा। जैसे मनी डिग्री को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है उस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है, तो वो भी अब इस तरह से लिखा जाएगा। तो आगे 125 मतलब पीनल एक्शन है कि नहीं है इस जजमेंट में तो नहीं लिखा हुआ। तो ये यही बताया गया है कि जो तीनों भी जो प्रोविजन है, जो ऑर्डर जो मेंटेनेंस को एनफोर्समेंट का जो ऑर्डर होगा वो मनी डिग्री की तरह लिखा जाएगा। तो फिर मनी डिग्री के जो भी एक्शंस होते हैं, पीनल एक्शंस होते हैं, जो ऑर्डर 21 बताता है उसी हिसाब से वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये था पूरा जजमेंट के बारे में, रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट है। उम्मीद है ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको